Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 10th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. And this video is going to be the last part of this chapter. सो अभी तक हमने चिल्ड्रंस और यूथ के बारे में पढ़ लिया है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं चिल्ड्रंस के लिए, यूथ के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इन लोगों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एल्डरली की, कि जो हमारे ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं कि उनको सुविधाएं प्रदान की जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये हमारी हेडिंग है सम प्रोग्राम्स फॉर द एल्डरली। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज आर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द एल्डरली इन इंडिया। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, एनजीओ है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लोकल बॉडी हैं, ये सब क्या कर रही हैं, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स लागू कर रही हैं। वो प्रोग्राम्स जो ओल्ड एज वाले लोगों के लिए हैं, ठीक है, इनके बेहतरी के लिए, इनकी अच्छी लाइफ के लिए ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये सब क्या कर रही हैं, कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, कुछ प्रोग्राम्स चला रही हैं। Some of the programs operating in the country for the elderly are as follows। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स बताए गए हैं जो हमारे ओल्ड एज पर्सनस के लिए चलाए जा रहे हैं। पहला है उसमें से प्रोग्राम्स catering to the basic needs of older persons, particularly food, shelter and health care to the destitute elderly। अब देखो, एक कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिनकी सहायता से जो हमारे ओल्डर पर्सन्स हैं उनके खाने पीने की, रहने की, हेल्थ केयर की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, अब देखो जो ओल्ड पर्सन्स है, ज़रूरी नहीं सबके पास ये तीनों प्रॉब्लम हो सकता है किसी को हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो सकता है किसी के पास खाने के लिए भी ना हो, घर भी ना हो, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जा रहे हैं जिनके तहत ओल्ड पर्सन्स को फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकेंड है प्रोग्राम टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप्स, पर्टिकुलरली बिटवीन चिल्ड्रन, यूथ एंड ओल्डर पर्सन्स। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिनसे दो जनरेशन्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा किया जा सके, उसको और मजबूत बनाया जा सके। जैसे आपको पता है कि जो हमारे चिल्ड्रन और यूथ होते हैं और हमारे जो ओल्ड पर्सन होते हैं, ये दोनों अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, अच्छे संबंध को बिल्डअप किया जाता है और उसे स्ट्रेंथन किया जाता है, उसे मजबूत बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड है प्रोग्राम्स फॉर इंकरेजिंग एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एजिंग। देखो, ओल्ड एज में होता क्या है कि जो हमारे बूढ़े पर्सन्स होते हैं उनको क्या लगता है कि वो किसी काम के नहीं हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिनकी सहायता से जो हमारे ओल्ड पर्सन्स हैं उनकी क्वालिटी का पता लगाया जाए, उनको एक्टिव बनाया जाए और उनको प्रोडक्टिव बनाया जाए। मतलब उनसे भी उनके एज के हिसाब से, उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से काम लिया जाए, जिसकी वजह से उन ओल्ड एज वाले लोगों को ये भी ना लगे कि वो बेकार है। ठीक है, उनको भी ये फीलिंग आए कि वो भी कुछ कर सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी कंट्री में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जब आपको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ कर रहे हो तो आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने आप से थोड़ा लगाव रखना शुरू कर देते हो, है ना। फिर है प्रोग्राम्स फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विसेज टू ओल्डर पर्सन्स। अब देखो, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जिनके तहत जो हमारे ओल्डर पर्सन्स हैं उनको केयर दी जा सके, सर्विसेज दी जा सके। तो ये जो सर्विसेज दी जा रही है ये किसी इंस्टीट्यूट द्वारा भी दी जा सकती है, ये किसी पर्सन द्वारा भी दी जा सकती है। तो बेसिकली पर्सन या इंस्टीट्यूट को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे जो हमारे ओल्ड पर्सन्स हैं
उनकी सेवा कर सकें, उनकी केयर कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिसर्च, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एजिंग। तो जो ये एजिंग वाली फील्ड है, इसमें क्या किया जाए, रिसर्च कराई जाए, एडवोकेसी कराई जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता लाई जाए कि वो एजिंग को समझे, वो बूढ़े लोगों की ज़रूरतों को समझे, उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस को समझे, उनके मेंटल चेंजेस को समझे। तो जब अगर लोग ये सब समझना शुरू करेंगे तो वो अपने आप ही ओल्डर पर्सन्स के प्रति सहानुभूति रखना शुरू करेंगे, उनकी सेवा करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर है ओल्ड एज होम्स टू प्रोवाइड फूड, केयर एंड शेल्टर। कुछ ओल्ड एज होम्स भी बनाए जा रहे हैं जिनके अंदर जो हमारे ओल्डर पर्सन्स हैं उनको फूड दिया जाता है, केयर दी जाती है और रहने के लिए जगह भी दी जाती है। Respite care homes and continuous care homes for older persons who live in old age homes but are seriously ill, requiring continuous nursing care and respite. अब देखो, जो हमारा रेस्पाइट केयर होम है जिसमें क्या की जाती है, थोड़े थोड़े अवकाश पे जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनको केयर दी जाती है। और जो कंटिन्यूअस केयर होम होते हैं उसमें क्या की जाती है, लगातार केयर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें उन बूढ़े लोगों को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जो सीरियसली इल होते हैं और जिनको ज़रूरत होती है कंटिन्यूअस नर्सिंग केयर की, ठीक है। जिनको या तो लगातार नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है या उनको समय समय पर नर्सिंग केयर देना होता है। तो उस स्थिति में जो हमारे रेस्पाइट केयर होम्स और कंटिन्यूअस केयर होम्स हैं वो काम में आते हैं, ठीक है। फिर है मल्टी सर्विस सेंटर्स फॉर ओल्डर पर्सन्स टू प्रोवाइड डे केयर, एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर, कंपेनियनशिप। अब देखो, कुछ हमारे मल्टी सर्विस सेंटर्स हैं, इसमें क्या किया जाता है, तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है ओल्ड पर्सन्स को, जिसमें उनको डे केयर दी जाती है, उनको थोड़ा सा एजुकेशन भी दी जाती है, उनको इंटरटेनमेंट की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाती है, उनकी हेल्थ केयर पे भी ध्यान दिया जाता है और उनके अंदर एक दूसरों से जो कहते हैं ना कि आपस में सहयोग की भावना भी डेवलप कराई जाती है, ठीक है। वो आपस में फ्रेंडशिप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द ओल्डर पर्सन्स लिविंग इन रूरल एंड आइसोलेटेड एंड बैकवर्ड एरियाज। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब आपको ऐसे ओल्डर पर्सन्स को मेडिकल केयर देनी होती है जो रूरल एरिया में रहते हैं या किसी आइसोलेटेड या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जहाँ पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो वहाँ पे ये जो मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स हैं जा जाके लोगों को, मतलब ओल्डर पर्सन्स को मेडिकल केयर प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। ये जो यूनिट्स हैं ये एक जगह नहीं रहती, ये चलती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं और ओल्डर पर्सन्स को मेडिकल केयर देती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद है डे केयर सेंटर्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंटिया पेशेंट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड डे केयर। अब आपको पता है अल्जाइमर क्या होता है, इसमें जो हमारा पेशेंट होता है उसकी मेंटल एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। इसको डेमेंटिया पेशेंट भी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करता, वो मानसिक रूप से उतने अच्छे तरह से काम नहीं कर पा रहा होता है। तो वैसे लोगों के लिए डे केयर सेंटर्स चलाए जाते हैं जहाँ पे स्पेशली अल्जाइमर के पेशेंट को सर्विसेज दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। फिर है हेल्पलाइंस एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर ओल्डर पर्सन्स। अब जो हमारे ओल्डर पर्सन्स हैं उनके लिए हेल्पलाइंस भी चलाई जा रही हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा और उनके लिए काउंसलिंग सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं जहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, उनको सलाह दी जा सकती है। फिर है मेंटल हेल्थ केयर एंड स्पेशलाइज्ड केयर फॉर द ओल्डर पर्सन्स टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर इंटरवेंशन प्रोग्राम्स टू द एल्डरली। अब देखो, ये जो हमारे ओल्डर पर्सन्स हैं इनको मेंटल हेल्थ केयर भी दी जाती है और कुछ स्पेशलाइज्ड केयर भी दी जाती है। ये स्पेशली उन ओल्डर पर्सन्स के लिए होती है जो थोड़े से मेंटली डिसेबल होते हैं, ठीक है, जिनका दिमाग उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है,
ठीक, फिर है डिसेबिलिटी एंड हियरिंग एड्स फॉर ओल्डर पर्सन्स। डिसेबिलिटी हो सकता है कि जो हमारे ओल्डर पर्सन्स हैं उनके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ भी हों, तो उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। उनको हियरिंग एड्स मतलब हो सकता है उनको अगर सुनने में प्रॉब्लम हो तो उनको हियरिंग एड्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं जिनसे वो आसानी से सुन पाए। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी क्लिनिक फॉर ओल्डर पर्सन्स। अब ओल्डर पर्सन के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी चलाई जा रही हैं। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर पर्सन एंड केयर गिवर लाइक सेल्फ केयर, preventive health care, disease management, preparation for old age, healthy and productive aging, intergenerational bonding। अब देखो कुछ अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें क्या की जाए कि ओल्ड पर्सन्स को और उनके केयर गिवर दोनों के अंदर जागरूकता लाई जाए। ओल्डर पर्सन्स को ये बताया जाए कि वो कैसे अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं, कैसे अपने हेल्थ को खुद से बचा सकते हैं, कैसे बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और जो केयर गिवर होते हैं उनको बताया जाता है कि वो कैसे ओल्ड पर्सन्स की देखभाल कर सकते हैं और कैसे वो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, फिर है ट्रेनिंग ऑफ केयर गिवर्स टू द ओल्डर पर्सन्स। जो ओल्डर पर्सन्स के लिए केयर गिवर होते हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है। फिर नेक्स्ट है सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब देखो जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सेंसिटाइजिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसके तहत इन बच्चों के अंदर सेंसिटिविटी लाई जाती है ओल्डर पर्सन्स के लिए। उनको बताया जाता है कि ओल्डर पर्सन्स कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कैसे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से बच्चों के अंदर भी ये जागरूकता फैलाई जाती है कि बच्चे भी जो ओल्डर पर्सन्स हैं उनके लिए थोड़ी सी सेंसिटिविटी फील कर सकें। ठीक है, उनके लिए थोड़ी सी अपने अंदर संवेदनशीलता ला सकें, उनकी केयर कर सकें। नेक्स्ट है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम NOAPS, meant for old persons who are considered destitute, not having any regular means of subsistence on their own or through financial support from family members. Beneficiaries should be above 65 years, need to provide proof of age and their destitute status. The state governments can add to the amount from their own resources। अब देखो ये जो नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम चलाई जा रही है इसमें क्या किया जाता है, उन लोगों को पैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जो 65 ईयर के ऊपर के होते हैं। ठीक है, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति जो कि 65 से ज़्यादा है तो उसको क्या की जाती है, पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब ये पेंशन हर बूढ़े व्यक्ति को नहीं प्रोवाइड कराई जाती। देखो ये किसको प्रोवाइड की जा रही है, जिनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, जिनको उनकी फैमिली से जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे चाहे उनके बेटे हो गए, उनकी बेटियां हो गई, उनकी तरफ से अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उन ओल्डर पर्सन्स को जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ठीक है, अब ये जो ओल्डर पर्सन्स हैं इनको एक प्रूफ देना पड़ता है अपनी एज का और अपने डेस्टिट्यूट स्टेटस का। डेस्टिट्यूट स्टेटस मतलब, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निसहाय, कि उनका कोई सहारा नहीं है, उनको ये भी बताना होता है और उनको बतानी होती है कि उनकी एज सही में 65 से ऊपर है। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ उनको देना पड़ता है। उसके बाद जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ अमाउंट इन बूढ़े पर्सन्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ओल्डर पर्सन्स के लिए चलाए जा रहे हैं जिनके तहत उनको केयर की जा सकती है, उनको शेल्टर दिया जा सकता है, फूड दिया जा सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा सकता है। और साथ ही साथ जो दूसरी जनरेशन है, जैसे कि जो हमारे यंगर पीपल्स है, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता भी जगाई जा सकती है इन बूढ़े लोगों के प्रति। फिर है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आप लोग इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप जो भी चिल्ड्रन, यूथ और ओल्डर पर्सन्स हैं
इनके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जो बनाए जा रहे हैं उनमें काम करना चाहते हैं, इनके लिए कोई प्रोग्राम्स डेवलप करना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। In this career choice, you may either work as an in charge or manager of certain activities in an already functioning program institutions, or you may choose to initiate set up of an organization program for the youth, children or the elderly. तो ये जो करियर चॉइस है, अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आप या तो जो ऑलरेडी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें या आप तो इंचार्ज बन सकते हो या आप मैनेजर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन या खुद का इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप बेसिकली किसी एक ग्रुप को टारगेट कर सकते हो, चाहे आप यूथ को केयर दे दो, चिल्ड्रन को दे दो या एल्डरली को दे दो, ठीक है, या आप तीनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी बना सकते हो, ठीक, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर है वॉट एवर बी द केस, इट विल be a career for which you will be required to develop a broad knowledge base and multiple skills. अब आप जो भी चाहो, अगर आप किसी ऑलरेडी जो फंक्शनिंग प्रोग्राम है, ऑलरेडी फंक्शनिंग प्रोग्राम है जो पहले से ही कार्य कर रहा है, इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम, उसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसमें अपनी सेवाएं देना चाहते हो, तो भी आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। या आप अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन, खुद का इंस्टीट्यूशन, खुद का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो भी आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए। तो उन स्किल्स को अब डिस्कस करेंगे हम। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स इन्वॉल्व। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स हैं, इनकी मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कैसे इनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। अ करियर इन मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, यूथ एंड एल्डरली विल नीड honing of the abilities and skills of a planner, manager, and an evaluator, may be even an entrepreneur, as well as strong knowledge of the needs, characteristics, and modes of caregiving for the target group. अब आपके अंदर देखो, आपके अंदर थोड़ी सी मैनेजमेंट स्किल्स तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ आपके अंदर अच्छी प्लानिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, अच्छी इवैल्यूएटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस भी ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है, और कैसे आप उनको सुविधाएं दे सकते हो। मान लो अगर आपने बच्चे को टारगेट किया, चिल्ड्रन को टारगेट किया, तो आप उनकी ज़रूरतों को पहले जानोगे, उनकी विशेषताओं को जानोगे, फिर आप देखोगे कि आप उनको कैसे केयर और सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। द फॉलोइंग आर सम स्किल्स एंड एबिलिटीज़ यू नीड टू डेवलप। अब आगे कुछ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ दी गई हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है people skills. Running or working in an organization means interacting with people in different roles and from different backgrounds. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको डिफरेंट तरह के लोगों से, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से बातचीत करनी होगी। द फॉलोइंग आर सम ग्रुप्स ऑफ पीपल यू आर लाइकली टू इंटरेक्ट विथ। अब यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बताए गए हैं जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ सकता है, जिनके साथ आपको बातचीत करनी पड़ सकती है। तो पहली है द कम्युनिटी। अ प्रोग्राम और एन इंस्टीट्यूशन for children will be successful if the community feels a sense of involvement and ownership with it. अगर देखो, जो एक प्रोग्राम या एक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो बच्चों के लिए मान लो चलाया जा रहा है, तो वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो पूरी कम्युनिटी इस प्रोग्राम के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करे, ठीक है, अपने आप को इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करे, ठीक है। This happens when the program is planned by involving the person for whom it is intended right from the start. तो ये जो इन्वॉल्व लोग कब होंगे, जब ये प्रोग्राम्स जो हैं जिन लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही इसमें इन्वॉल्व होना शुरू होंगे तब,
अगर स्टार्टिंग से ही कोई मान लो बच्चों के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व ना हो, स्टार्टिंग से वो लोग इसमें इतनी एक्टिविटी न दिखाएं, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम्स चल ही नहीं पाएंगे। तो जिन ग्रुप के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन आर द पिलर्स ऑफ इफेक्टिव प्रोग्राम्स। तो देखो, प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छे से प्लान करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, पूरे जो भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी प्लानिंग की है उसको लागू भी करना पड़ेगा। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक कोई भी प्रोग्राम अच्छे से चल ही नहीं सकता। तो अगर कोई इफ़ेक्टिव प्रोग्राम आपको बनाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उस प्लानिंग के उस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देना होगा कि प्लान हमने बना तो लिया, लेकिन प्लान हम लागू भी कर पा रहे हैं या नहीं। Thus, building a linkage with the community and invoking community participation will be a major aspect of your work. तो आपको एक लिंक बनाना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी को उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कराना होगा। ठीक है, तो अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही है उस प्रोग्राम में जो भी आपने चलाया है, उसमें वो कम्युनिटी, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से चलेगा। तो अगर आप अपना प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होगी, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर है द प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव कम इन अ बिग वे टू सपोर्ट इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। देखो, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएं, कंपनीज हो जाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएं, उनका भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा। ठीक है, आपको अपने प्रोग्राम या अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस का भी, इन इंस्टीट्यूशंस का भी सपोर्ट चाहिए होगा। किन इंस्टीट्यूशंस का? प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस का। This is a positive step as it is an opportunity for the private sector to discharge its social responsibilities. तो ये एक पॉजिटिव स्टेप होगा, प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएँ, समाज के लिए जो भी उनकी थोड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको वो निभा पाएँ। तो आपको प्राइवेट सेक्टर को भी कन्विंस करना है, आपको डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को कन्विंस करना है कि वो इस प्रोग्राम जो भी आप बना रहे हो उसमें अपना पार्टिसिपेशन दे पाएँ, आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएँ। ठीक है, फिर है द ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट। You may need to interact with government departments for various purposes, including funding and filling other legal requirements. देखो, आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, आपको कुछ लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए होती है। तो आपको इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भी इंटरेक्ट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जाओगे, वहाँ उन लोगों को से बात करोगे, उनको कन्विंस करोगे कि वो आपके प्रोग्राम में, आपके इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करें। ठीक है, फिर है पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, जो पीपल जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है उनको भी आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनके साथ भी अच्छा इंटरेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पीपल, बोथ बेनिफिशियरी एंड पर्सनल वर्किंग therein, enjoy a harmonious relationship with each other. अब किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को अच्छे से चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पे जो लोग भी हैं उनके अंदर एक अच्छा रिलेशनशिप हो, है ना। तो जो बेनिफिशियरी हैं, मतलब जिनको फ़ायदा मिल रहा है, और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में अच्छा संबंध हो। जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो ओल्डर पर्सनस के लिए काम कर रही है, तो बेनिफिशियरी कौन हो गए? आपके ओल्डर पर्सन्स, और जो लोग इन ओल्डर पर्सन्स को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कि ये जो बेनिफिशियरी हैं इनको कोई प्रॉब्लम हो तो ये इन पर्सन्स से आके बता पाएँ,
और ये पर्सन अच्छे से सलाह दे पाए। ये तभी हो पाएगा जब दोनों के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप हो, अच्छी बॉन्डिंग हो, ठीक है। फिर है कल्टिवेटिंग कॉर्डियल interpersonal relations is a major factor in the success of an organization। तो एक अच्छा आपसी रिलेशनशिप होना चाहिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली चलाने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल स्किल्स, तो हमने डिस्कस कर ली। अब बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की। Running or managing an organization or program involves handling finances, recruiting personals, renting space, buying equipment, maintaining records and stocks। अब देखो, जब आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आएंगी तभी तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चला पाओगे, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर पाओगे, आप उसके लिए जो भी पर्सनल ज़रूरी हैं उनकी रिक्रूटमेंट कर पाओगे, आप जो है वो जगह को ले पाओगे जिस जगह पे आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, आप जो ज़रूरी इक्विपमेंट हैं उनको खरीद पाओगे, रिकॉर्ड मेंटेन कर पाओगे, और जो और भी अलग से जो चीज़ें हैं उन सबको मेंटेन कर पाओगे, है ना। तो इन सब के मेंटेनेंस के लिए आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए। वाइल देयर मे बी अदर स्पेसिफिक पीपल डीलिंग विथ each of these aspects, it would also be necessary and helpful for you to have a basic understanding of the issues involved in each of this। वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग रखे जाते हैं जो अलग अलग चीज़ों से डील करते हैं। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अलग से लोग रखे जाते हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी आपके अंदर थोड़ी मोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर थोड़ी मोड़ी बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स तो होनी ही चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप इसको लागू कर पाओ, ठीक है। फिर है सम पर्सन्स में इवन विश टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम स्पेसिफिक नीडी टारगेट ग्रुप। देखो, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन, खुद का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं और वो किसी स्पेशल ग्रुप को टारगेट भी करना चाहते हैं। सच एंटरप्राइजिंग पर्सन विल नीड टू कंसीडर द एस्पेक्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लोकेशन, हु शुड इट cater to suit the target beneficiaries, the service combination of services to be provided, finances to run the organization, recruitment of staff with different skills and knowledge base to handle the various aspects of the program, including handling formalities of registering the organization, implementing the program, improving the activities based on periodic evaluation and feedback। देखो, होता क्या है, अगर कोई पर्सन खुद का ऑर्गेनाइजेशन, खुद का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको एक ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा कि किस ग्रुप के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है। फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग एक अच्छी सी लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी, एक अच्छी जगह चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, ठीक है। और फिर वो देखेगा कि वो जो उसके बेनिफिशरीज हैं, मतलब जिन लोगों के लिए वो ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उन लोगों के हिसाब से वो लोकेशन सही है या नहीं। फिर उनकी के लिए कैसी सर्विसेज दी जानी चाहिए, क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करानी है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आप बच्चों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो आपको सबसे पहले ऐसी लोकेशन चूज़ करनी चाहिए जहाँ जो कि एकदम सुटेबल हो उन बच्चों के लिए, ठीक है। फिर आपको उन बच्चों की ज़रूरत का पता होना चाहिए कि उन बच्चों के अंदर कौन कौन सी नीड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज बनानी चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। फिर आपको पैसे की ज़रूरत होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी पैसे के तो चलेगी नहीं, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस भी इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर आप अकेले अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला नहीं सकते तो आपको कुछ लोगों को भी भर्ती कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसे लोगों को आपको
भर्ती कराना है जो लोगों के अंदर स्किल्स हो, नॉलेज हो। जैसे अगर आपने बच्चों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो आप उन लोगों को ही यहाँ पे रखोगे जिनके पास बच्चों से रिलेटेड स्किल्स हो, नॉलेज हो, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। आपको तरह तरह के कुछ लीगल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। फिर आपको प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी करना है। जो आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं उनको आप लागू कैसे करोगे, आपको ये भी देखना है, ठीक है। फिर आप अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हो, उनको समय के साथ साथ आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, आप ये भी देखोगे। फिर आप समय समय पे उन पूरी एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट भी करोगे और फिर फीडबैक भी दिया जाएगा। तो इस तरह से जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पर्सन स्टार्ट करता है तो उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसको हर काम आना चाहिए, ठीक है। देखो, अगर आप दूसरे की किसी की ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो हो सकता है आपको सिर्फ एक काम करना पड़े, तो वहाँ पे आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि आपसे कोई एक काम लिया जाता है जिसमें आपके पास स्किल्स होती हैं, जिसमें आपके पास नॉलेज होती है। मगर जब आप खुद का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, ठीक है। फिर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पर्सन नीड्स टू हैव विजन अबाउट वॉट ही शी वॉन्ट्स टू अचीव, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल कंट्रीब्यूट टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप। अब जो ये पर्सन है उसके अंदर ये भी विजन होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या अचीव करना है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों है, और वो किस ग्रुप को टारगेट करना चाहता है। उस ग्रुप जो कि उसने टारगेट किया है उसकी ज़रूरतों को वो पूरा कर भी पा रहा है या नहीं। अ पर्सन विथ अ विजन इज यूजुअली डीपली कमिटेड to that cause and has a strong passion for work in that area। तो जब भी आप ये सब सोचते हो, आप एक स्पेशल टारगेट ग्रुप के बारे में सोचते हो, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हो, उनको केयर और सर्विसेज देना चाहते हो, तो आप क्या होते हो, उसके लिए डीपली कमिटेड होते हो कि आपको वो करना ही है। और आपके अंदर फिर एक स्ट्रॉन्ग पैशन भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर पैशन नहीं होगा, आपने बस ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर लिया है, तो फिर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो अगर आपको अपना इंस्टीट्यूशन अच्छे से चलाना चाहिए, तो आपके चलाना है, तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन भी होना चाहिए, ठीक है। The need for programs and institution for children, youth and elderly which provide quality service will continue to remain a basic need of civil society। एक सभ्य समाज में ऐसे प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत हमेशा रहेगी जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप in preparation for this career is to develop a knowledge base and an understanding about children, youth and the elderly। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बच्चे, बूढ़े और जो हमारे यूथ हैं इनकी नीड्स क्या क्या हैं, ठीक है। इनके बारे में आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपको इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए, इनकी ज़रूरतें पता होनी चाहिए, ठीक है। Towards this end, it will be appropriate to obtain an undergraduate degree in home science, also known by other names such as family and community sciences or social work or any other social sciences। तो देखो, आपके अंदर कुछ बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए इन ग्रुप्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पास कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए। जैसे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट आपका होना चाहिए होम साइंस के अंदर। होम साइंस को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है, इसको फैमिली और कम्युनिटी साइंसेस के रूप में भी जाना जाता है। आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए सोशल वर्क की फील्ड में, सोशल साइंसेस की फील्ड में, ठीक है। तो आपके पास एक ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। These degree programs usually focus on such three vulnerable groups in the population। तो ये जो डिग्री प्रोग्राम है
ये जो भी ये होम साइंस में डिग्री ले लो, सोशल वर्क में डिग्री ले लो या अदर सोशल साइंसेस में डिग्री ले लो, इसमें बेसिकली इन 3 वनरेबल ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है, इनके बारे में बात की जाती है। यू कैन चूज टू एंटर द एम्प्लॉयमेंट मार्केट आफ्टर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री और चूज टू स्टडी फर्दर। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी इस फील्ड में आ सकते हो या आप आगे भी स्टडी कर सकते हो। Along with pursuing a program of study through the conventional system, you can also explore the opportunities provided by the open and distance learning in the country to pursue program which will equip you to work with the children, youth and elderly. अब आप इस फील्ड में स्टडी करने के साथ साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसके तहत आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हो। मतलब आप अपनी पढ़ाई करते रहो, जो आपने कन्वेंशनल सिस्टम में जो पढ़ाई आपने जारी रखी है वो तो आप करते ही रहो, साथ ही साथ में आप ओपन और डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू अलग से कुछ डिग्रीज भी ले सकते हो जिसमें आपको ये समझ में आ सके कि ये प्रोग्राम्स को कैसे चलाना है। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए आप अलग से कुछ डिग्रीज भी ले सकते हो और साथ ही साथ अपना जो आपने पढ़ाई करनी है आप वो करते रहो। ठीक है, द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर्स प्रोग्राम्स विच मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू। देखो, जो हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो आपके लिए हो सकते हैं कि वो आपके इंटरेस्ट के हों। ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हो, साथ ही साथ आप अलग से कुछ डिग्रीज भी ले सकते हो जिसके जो आपको इस फील्ड में आने में हेल्प करेगी। ठीक है, दीज प्रोग्राम्स कैन बी डन अलॉन्ग विथ स्टडीज फॉर द रेगुलर डिग्री कोर्स। मैंने बताया ना, जैसे कि अभी कहा कि आप ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको अपनी जो रेगुलर डिग्री कोर्सेज हैं उनके साथ ही कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी नॉर्मल पढ़ाई भी जो रेगुलर डिग्री ले रहे हो आप वो भी पढ़ाई कर सकते हो, साथ ही साथ में आप इन प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप थोड़ी सी डिग्रीज जो भी हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, सम सच कोर्सेस आर, अब कुछ कोर्सेस हैं जो कि इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन एनजीओ मैनेजमेंट, पहला तो ये हो गया। दूसरा है डिप्लोमा इन यूथ डेवलपमेंट वर्क। There are state open universities as well which offer programs through the distance mode. अब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आपको डिस्टेंस मोड पे क्या कर सकती हैं, कुछ डिग्रीज, कुछ सर्टिफिकेट्स दे सकती हैं। ठीक है, आपको डिप्लोमा करा सकती हैं। इट विल बी वर्थ वाइल टू एक्सप्लोर द वेबसाइट ऑफ इग्नू एंड अदर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी फॉर मोर डिटेल्स। तो अगर आपको इस फील्ड में और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इग्नू की वेबसाइट पे, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हो या किसी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब है स्कोप कि मान लो अगर आपने इस फील्ड में डिग्री ले ली, आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपके अंदर सारी स्किल्स हैं, तो आपके पास स्कोप क्या क्या है। Depending upon the type of program you wish to be involved with and your own inclination, the field offers a variety of possibilities. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो जो भी फील्ड आप चूज करोगे सब में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, बहुत सारी संभावनाएं आपके लिए हैं। आप सब फील्ड में करियर बना सकते हो। करियर एवेन्यूज आर शोन इन द बॉक्स। नीचे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कैरियर एवेन्यूज बताए गए हैं जहां जहां आप अपना करियर बना सकते हो। फर्स्ट है सेट अप योर ऑन इंस्टीट्यूशन फॉर सर्विसेज टू एनी टारगेट ग्रुप। आप अपना खुद का इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आप किसी एक ग्रुप को टारगेट कर सकते हो और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। बी अ मैनेजर इन एन एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन और अ प्रोग्राम। जो एक पहले से ही इंस्टीट्यूशन है, पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम है, वहाँ पे आप मैनेजर बन सकते हो। बी अ फंक्शनरी एट एनी लेवल कैडर। अब आप किसी गवर्नमेंट और
किसी एनजीओ में भी काम कर सकते हो, वहाँ पे जाके लोगों को जो भी टारगेट ग्रुप हैं वहाँ पे जाके आप उनको सेवाएं प्रदान कर सकते हो, ठीक है। बी अ रिसर्चर कंसल्टिंग विथ असेसिंग इवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आप एक रिसर्चर बन सकते हो, या आप किसी जो भी प्रोग्राम है या जो भी इंस्टीट्यूशन है आप उसके अंदर उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। आप उसका मूल्यांकन कर सकते हो कि वो काम अच्छे से कर रहा है या नहीं, या खुद इस फील्ड में रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हुई करियर की कि आप कैसे अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।